चर्चित अंकिता भंडारी केस में आ जाएगा कोटद्वार कोर्ट का फैसला। पिता ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। सितंबर 2022 में हुआ था जघन्य हत्याकांड। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक संवाद वीर सैनिकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। थोड़ी देर में देहरादून में होगा ये कार्यक्रम। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम धामी सख्त, कहा देवभूमि को पारदर्शी बनाने हमारा संकल्प। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां, आसपास के घरों को खाली कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर अंकिता भंडारी केस में आज फैसला आएगा। कोटद्वार कोर्ट सुनाएगा अंकिता मामले पर यह फैसला, जहां पर पुलकित सौरभ अंकित मामले के आरोपी हैं और अंकिता के पिता ने की है फांसी की मांग। सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या और आज देखिए इस पूरे मामले पर अब जो है वो फैसला आएगा। तो अंकिता भंडारी केस में आज फैसला आएगा और साथ ही आपको बता दें कि कोटद्वार कोर्ट सुनाएगी अंकिता मामले पर फैसला। और पुलकित सौरभ अंकित मामले के आरोपी हैं और इन तीनों को लेकर आपको बता दें कि अंकिता के पिता ने फांसी की मांग की है। साथ ही सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या और अब आखिरकार अंकिता भंडारी केस में आज बड़ा फैसला आएगा, जहां पर कोटद्वार जो केस कोर्ट है वो आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। पुलकित सौरभ अंकिता मामले में आरोपी हैं। अंकिता के पिता ने फांसी की मांग की है और सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या। तो अंकिता भंडारी केस में आज फैसला आएगा और आपको बता दें कि अंकिता के पिता ने सीधे तौर पर आरोपियों को मौत की सजा की मांग यहां पर की है। और ऐसे में आपको बता दें कि पुलकित सौरभ और अंकित ये तीन मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले में और तीनों को फांसी की सजा की मांग यहां पर परिवार की तरफ से की गई। और अब आज इस पूरे मामले पर फैसला आएगा, जहां पर अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर ये पूरा मामला। और आपको बता दें कि पुलकित सौरभ अंकित मामले के आरोपी हैं और अंकिता के पिता ने की है फांसी की मांग। तो सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या। आज मेरे बेटे के हत्यारों को निश्चित तौर पे फांसी मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मौत के बदले मौत। और अगर जरा से भी को न्यायालय द्वारा थोड़ा गड़बड़ हुई तो मैं समस्त उत्तराखंड के अपनी जनता से ये आह्वान कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन तीनों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। मुझे अपने न्यायाधीश से बहुत उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो मेरी बेटी अंकिता को उचित न्याय देंगे। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ ही समझ सकती है कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरी बेटी का कोई अपराध नहीं था। तो देखिए परिजनों की तरफ से पूरी उम्मीद है कि अंकिता के जो ये आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और इसी को लेकर देखिए अंकिता के दोनों माता पिता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है, अगर न्यायालय की तरफ से एक बार को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो पिता की तरफ से भी कहा गया है कि उत्तराखंड के लोगों से यही अपील है कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। और फिलहाल उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आज उन्हें फांसी की सजा का ऐलान भी किया जाएगा, ऐसी भी उम्मीद उन्हें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभांगी, देखिए अंकिता भंडारी का जो मामला है उसमें आज कोटद्वार कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा, लेकिन देखिए माता पिता की तरफ से फिर से वही बयान और फिर से उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर देखिए न्यायालय ने कोई भी फैसला अगर फांसी तक नहीं पहुंचाया है तो उत्तराखंड वासियों से अपील की है उन्होंने कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी।
पर टिकी हुई है, क्योंकि देखिए 3 साल होने को है और ऐसे में अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया। उनके माँ बाप की अगर हम बात करें तो जब से यह हत्याकांड हुआ उसके बाद से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। कई जो जहां पर वो काम किया करती थी, होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वो काम करती थी, 19 साल की वो लड़की थी, और ऐसे में उसका शव जब मिलता है उसके बाद पूरे देश के अंदर किस तरीके से रोष हुआ था, किस तरीके से लोगों ने इसके खिलाफ रोष व्यक्त किया था, और लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि आखिर अंकिता को न्याय कब मिलेगा। और आज वो दिन है जब आज कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि उनके माता पिता जो है वो कोर्ट पहुंच गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद यही जता रहे हैं कि फांसी की सजा जो है आरोपियों को सुनाई जाएगी, क्योंकि लंबे समय से वो ये मांग कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट जो है उनके हित में फैसला लेगा और अंकिता को न्याय दिलाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी की बात नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी की बात की गई थी, अंकिता भंडारी के जो चैट्स थे उसके जरिए जो वीआईपी का जिक्र हुआ था, आखिर वो वीआईपी कौन था, ये सवाल लंबे समय से उठाया जा रहा था। विपक्ष इसको लेकर लंबे समय से सवाल उठा रहा था कि आखिर वीआईपी को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है और आखिर कौन था वो वीआईपी जिसकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ। पुलकित आर्या जो वहां पर जिस होटल में वो काम करती थी उसको उसका जो मालिक था उसको गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से कस्टडी में एक केस है, एसआईटी में भी 500 पेज की चार्जशीट जो है वो सौंपी गई, कई सारे गवाह जो है उसमें लाए गए। लेकिन आज वो दिन है जब जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और हम देख रहे हैं जो भी बयान अंकिता भंडारी के माता पिता के सामने आ रहे हैं, किस तरीके से भावुक पल उनके लिए है, क्योंकि 2 से 3 साल इस बात को हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं आया। और वो साथ में साथ तभी लेंगे जब जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाएगी। और यही उम्मीद जो है जनता भी कर रही है, क्योंकि ये एक नजीर पेश होगी कि अगर आप इस तरीके का कोई घटनाक्रम करते हैं, किसी के साथ अगर आप जबरदस्ती करते हैं, दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से अगर आप किसी की हत्या करते हैं और उसके बाद आपको इस तरीके की सजा होती है तो जरूर एक नजीर पेश होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और देखिए शुभांगी 3 साल का इंतजार है और आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से माता पिता अभी हम देख रहे थे, उनका बयान भी सामने आ रहा था, उन्होंने कहा है कि आखिरकार देखिए हमें पूरा विश्वास है, और विश्वास अगर ये विश्वास थोड़ा भी डगमगाता है फिलहाल उसको लेकर अब प्रदेशवासियों से भी उन्होंने अपील की है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि जिस तरीके से शुभांगी देखें कि आखिरकार विपक्ष ने लगातार ये मुद्दा उठाया, विपक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार न्याय की बात करती है, अंकिता भंडारी का जो मामला है उस पर किसी भी तरीके से कोई फैसला नहीं आ रहा। आज जिस तरीके से फैसला आएगा उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज न्याय हो जाएगा। समझ सकता है जिस दुख की घड़ी से वो इस वक्त जूझ रहे हैं। यही कारण है कि वो ये चाहते हैं कि जो आरोपी है, जिन व्यक्तियों ने उनकी बेटी की हत्या करी, उसको फांसी की सजा हो, इससे नीचे कोई सजा उस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि एसआईटी ने भी इस पर जांच करी, कई सारे गवाह जो है वो पेश किए गए, उनकी माँ बाप जो है लगातार माता पिता गवाह जो है के तौर पर वहां जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, और आज भी इसी उम्मीद के साथ वो कोर्ट पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि उनके हित में जो है फैसला लिया जाएगा। विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से जब से ये मामला हुआ था तभी से कई सारे सवाल उठाए गए, किस तरीके से होटल को ध्वस्त किया गया बुलडोजर के जरिए, किस तरीके से कई सारे साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की गई थी। ये तमाम ऐसे तथ्य थे जिन पर लगातार जांच चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि 3 साल होने को है और 3 साल एक लंबा समय होता है, ऐसे में आज जैसे मैंने कहा कि केवल उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश के लोगों की नजरें भी इस पर टिकी, केवल उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश के लोगों की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और कहीं ना कहीं दोषी। बिल्कुल शुभांगी, आपके पास में वापस लौटेंगे और इस दौरान देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पहले अपने दर्शकों को वो प्रतिक्रियाएं भी सुनवा देते हैं। आज माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे करवाई गई है, जिसमें जनपद से और अन्य जनपदों से फोर्स का डेवलपमेंट करवाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें रिएक्शन आता है तो किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की गई है और उसी के तहत आज यहाँ पे ब्रीफिंग भी करवाई गई है। देखिए, न्यायालय परिसर के 100 मीटर पेरिफेरी को हम लोगों ने जीरो जोन करवाया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार से लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। 100 मीटर के पेरिफेरी में केवल जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और जिनकी कोर्ट की पेशी है उन्हीं को अलाउ करवाया जाएगा। और इसके अलावा जो कोई अन्य व्यक्ति आते हैं, कोई बाहर से लोग आते हैं तो उनको कोर्ट में अलाउ नहीं करवाया जाएगा। तो देखिए सिक्योरिटी भी पूरी अलर्ट कर दी गई है और ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि फैसला आने से पहले
तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। और हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शुभांगी, देखिए एसएसपी की तरफ से भी कहा गया है कि फैसला आने से पहले पूरे तरीके से यहां पर तैयारी कर ली गई है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि किसी भी तरीके से उपद्रव यहां पर ना हो पाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये बहुत मामला जो है संवेदनशील है, इस पर इसको लेकर रोष भी लगातार देखने को मिल रहा है और यही कारण है क्योंकि आज बड़ा फैसला जो है वो आने वाला है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी तरीके से मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही कह दी गई है और इसके अलावा छावनी में इसको पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। वहां के आसपास के जो एरियाज है हमारा पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि ये इस तरीके का मामला है कि इसमें रोष भी देखने को मिल सकता है। और इस तरीके से उनके माता पिता ने भी कहा है कि अगर आज बिल्कुल, और शुभांगी आज सभी की निगाहें इसी पर टिकी है कि आखिरकार फैसले में क्या कुछ निकलकर सामने आता। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में बात करते देहरादून की, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर सीएम धामी सख्त, और साथ ही बता दें देवभूमि को पारदर्शी बनाने हमारा संकल्प, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान 1064 विजिलेंस के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा है कि 1064 विजिलेंस के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। देवभूमि को पारदर्शी बनाना हमारा संकल्प। भ्रष्टाचार और पारदर्शी शासन देना देवभूमि उत्तराखंड की मूल अपेक्षाएं भी हैं, आवश्यकता भी है। इसलिए 1064 हमने विजिलेंस का एक नंबर टोल फ्री जारी किया है। जहां से भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, अनेक स्थानों पर जो शिकायतें पहले आई उन पर ट्रैपिंग की कार्रवाई हुई है। और मैं समझता हूं कि ये देवभूमि को शुद्ध और पारदर्शी बनाने का एक संकल्प है हमारा, और ये अभियान हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से ये सब चीज़ें जो है हमारी जो संस्कृति है, कार्य संस्कृति, उसमें नहीं आ जाती। पारदर्शिता हमारा एकमात्र ध्येय है। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर जूजित्सु में भारत का नाम रोशन करते हुए हल्द्वानी की नव्या पांडे ने इतिहास रच दिया है। और जॉर्डन की राजधानी अमान में भी आयोजित 9वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ऐतिहासिक जीत से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर है। नव्या पांडे जूजित्सु खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नव्या की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने जल्द ही मुलाकात करने की भी बात कही। उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे। और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूं या नैनीताल आता हूं तो मुलाकात करेंगे, ठीक है? घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर पंचायत चुनाव जहां एक तरफ जुलाई महीने में करवाए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं यहां पर प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए भी मंथन चल रहा है, जिस पर भुवन कापड़ी का कहना है कि जो पार्टी विधानसभा लोकसभा चुनावों में डंके की चोट पर एक देश एक चुनाव करवाने की बात करती है, वहीं नगर पालिका के बाद अब पंचायत चुनावों को लेट कर साफ दर्शाती है कि बीजेपी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कराना सरकार की मंशा नहीं है। में स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ। कई बातें निकल कर आ रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जुलाई में चुनाव करा देंगे, कुछ बातें निकल कर आ रही है कि इनका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया जाएगा। लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पार्टी देश पर डंके की चोट पर लोकसभा में ये कहती है कि एक देश एक चुनाव, मतलब पूरे राष्ट्र में विधानसभा लोकसभा के चुनावों को एक साथ कराने की बात करती है, उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में 5 साल पहले तय तिथि, जो कि बोर्ड गठन के साथ अगले 5 साल की तिथि तय होती है, तो नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव को 1 साल लेट, अब पंचायत के चुनावों को भी 1 साल लेट करने जा रही है। तो ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की
करनी और कथनी में स्पष्ट रूप से जो फर्क वो दिखाई दे रहा है। उधर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से देहरादून के आरटीओ में एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत गुरुवार को देहरादून आरटीओ के समस्त अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्यालय आएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रियलिटी चेक करने के साथ ही कार्यालय को 1-2 दिन वाहन मुक्त करने की पहल भी की गई है। इसके साथ ही पर्यावरण मुक्ति की और भी इस एक बेहतर कदम इसे माना जा रहा है। वहीं अधिकारी और कर्मचारी साइकिल का इस्तेमाल करके कार्यालय पहुंच सकते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हफ्ते में एक दिन, अभी हम जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उससे स्टार्ट करेंगे, थर्सडे है, हर थर्सडे को कमिंग जो वीक आएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। हमारा पूरा ऑफिस, एक तो उससे ये होगा कि ऑफिस हमारा व्हीकल फ्री रहेगा, लगभग जितने भी कर्मचारी हैं उनका व्हीकल रोड पे नहीं रहेगा। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट जो मेन मकसद है, रियलिटी चेक होगा कि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से किसी भी अपने कार्यस्थल पे या मार्केट जाना चाहता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो उसमें हम एक फीडबैक फॉर्म भी बनाएंगे, जब घर से निकले और ऑफिस तक पहुँचे उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, ये हमारा जो होगा प्लानिंग में काम आएगा आगे। तो हर हफ्ते हम करेंगे इसको। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कारगी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन पर करीब 200 से 250 टन कूड़ा रोजाना पहुंचता है, जिसे पहले शीशमबाड़ा भेजा जाता है, लेकिन अब कूड़े के ढेर यहीं पड़े रहते हैं, जिससे कि आसपास के इलाकों में लोगों का बदबू में रहना दुर्भर हो गया है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम से की है, जिसके बाद अब लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि कारगी कूड़ा ट्रांसफर का ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसके बाद अभी यहां से 8 यहां पर कॉम्पैक्टर से कूड़ा शीशमबाड़ा जा रहा है। हमने 3 महीने के अंदर अंदर कारगी में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन रेडी कर लिया है और अब इसके पूरी तरह से इसको फुली फंक्शनल करने की तैयारी है। अभी वर्तमान में हमारी सारी छोटी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियां कारगी ही डंप हो रही हैं और उनमें कॉम्पैक्शन के बाद ये शीशमबाड़ा वेस्ट जा रहा है। इसी प्लान के तहत अभी और कंटेनर्स संबंधित कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं और उन कंटेनर्स के माध्यम से जितने भी हमारे बल्क में भी वेस्ट आता है ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से, उसको भी कॉम्पैक्शन के बाद शीशमबाड़ा ले जाया जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसको पूरी तरह से फुली फंक्शनल मोड में ऑपरेट कराने की तैयारी है और इससे जो पूरा कूड़ा प्रबंधन है उसमें कारगी साइट पर भी और पूरी वेस्ट मैनेजमेंट चेन में काफ़ी सुधार आएगा। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून के जिला अस्पताल में कोविड की स्थिति में मरीजों को खून की जरूरत पड़ने पर अस्पताल या फिर ब्लड बैंक से खून उपलब्ध कराने के लिए रक्त गुरुण वाहन की शुरुआत हुई है, जहां पर कोरोनेशन अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर बीएस चौहान ने भी कहा है कि ब्लड की सुविधा कराने के लिए मरीजों के परिजनों से 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से हमें जो है गरुड़ वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका नाम है रक्त गरुड़ वाहन। किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अटेंडेंट को परेशान ना होना पड़ेगा। मान लो हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, उसको दून अस्पताल से लाना है या कहीं और से ब्लड लाना है, तो हमारे यहाँ से स्पेशल उसको व्हीकल दिया जाएगा जिसका नाम रक्त गरुड़ वाहन है। उसका चार्ज फिक्स होगा 50 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर वो पेशेंट गरीब है, 50 रुपये पे करने लायक नहीं है, तो वो पीएमएस के अनुरोध पर फ्री भी किया जा सकता है, लेकिन उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं से भी ब्लड मिले, लेकिन वो ब्लड मिल जाए उसको। उधर उत्तराखंड में समय समय पर सरकार महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है, जिससे कि महिलाएं अब पुरुषों के बराबर अपनी भागीदारी कर सकें। नई टिहरी सहकारिता सम्मेलन में कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉर्पोरेटिव बैंक से महिलाओं को 0% ब्याज पर लोन मिल रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रही हैं।
पिछली बार 2023 में हमने तो उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, स्वरोजगार की ओर जो है महिलाएं बढ़ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए सरकार बढ़ चढ़कर काम कर रही है और महिलाएं किस तरीके से आत्मनिर्भर बने इस पर भी सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है। और इसी कड़ी में स्वरोजगार की ओर महिलाओं के लिए ये एक और कदम। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और सरकार की भी ये पूरी कोशिश है कि अब महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर काम करें और ऐसे में उत्तराखंड में महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और 0% ब्याज पर उन्हें लोन भी दिया जा रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड में महिलाओं के लिए लगातार सरकार की तरफ से एक के बाद एक नई शुरुआत भी की जा रही है। किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो रोजगार के साथ जुड़े, अपना खुद का रोजगार वो कर सकें, इन सभी पहलुओं पर सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। तो रोजगार को लेकर अब आखिरकार देखिए उत्तराखंड में महिलाएं जो हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पिछली बार 2023 में हमने और अब आगे बात करते जहां पर पर्यटक नगरी रानीखेत के ट्रेनिंग बटालियन सैन्य क्षेत्र में स्कूली छात्र छात्राओं को सैनिकों को यहां पर प्रशिक्षित किए जाने का कुछ भाग साझा किया गया है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से की अगर बात करें तो 38 और छावनी परिषद इंटर कॉलेज रानीखेत के 70 विद्यार्थियों को डिजिटल सैंड मॉडल रूम एंड मैप रीडिंग नर्सरी में प्रवेश किया गया है। आकाश के तारों को देखकर दिशा ज्ञान कर लेने के बारे में भी बताया गया। जमीन पर पहाड़ी, समतल और पानी से भी दिशा जानने का तरीका बताया गया है। सैनिक को आपातकाल में किस तरह से खुद को बचाना और दुश्मन की योजना का आकलन कर उससे निपटना है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। और अब चलिए सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक अपने खुद के जीवन में भी, निजी जीवन भी आदर्श बहू का, आदर्श शासिका का, आदर्श माँ का, आदर्श पत्नी का और पूरे राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए आदर्श माँ स्वरूपा है। इसलिए उनने जीते जी अपने शासनकाल में कोई उनको महारानी बोलता तो वो प्रेम से बोलती बेटा माँ बोलो, पर्याप्त है। वो अपने सबके लिए वो प्रेम लुटाती माँ, जिसने अपने शासनकाल में सारे कष्टों के बीच, जैसे डीजी साहब ने भाषण में बताया भी है, कोई किसी का अगर घर में एक कोई शोक की घटना घट जाए तो बड़ा विचलित हो जाता आदमी, लेकिन एकमात्र बेटा चले जाए, एकमात्र बेटी चली जाए, माँ बाप समान सास ससुर भी चले जाए और पति भी चले जाए, फिर भी शासन की सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने प्रकट किया है तो एकमात्र महारानी अहिल्या माता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अहिल्या महारानी के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व की धनी और अपने जीते जी उन्हें सुशासन के इतने प्रकार की